जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेमोरी के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम मेमोरी के बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए एक मेमोरी की रिक्वायरमेंट आती है ना। जैसे कि मान के चलिए कि हमारे पास भी मेमोरी होता है जिसमें बहुत सारे डेटा को हम स्टोर करके रख पाते हैं, लेकिन हमारी मेमोरी की कोई कैपेसिटी नहीं है कि आप कितना जीबी तक का डेटा आप स्टोर करते हैं। एक तरफ से आप याद करते हैं, एक तरफ से भूलता जाता है। तो वैसे ही हमारे कंप्यूटर में भी मेमोरी पाया जाता है, और वही मेमोरी के बारे में आज की क्लास में जानना है कि मेमोरी क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, किस मेमोरी को हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे, वही आज की क्लास में डिस्कस करना है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आता है आपका मेमोरी। और मेमोरी को बोला जाता है स्मृति या यादाश्त के नाम से बोला जाता है। इसका दो नाम होता है, या तो आप स्मृति बोलिए या तो आप यादाश्त बोलिए। ये दो नामों से मेमोरी को जाना जाता है, स्मृति या यादाश्त। समझ में आ रहा है ना? या तो आप स्मृति बोलिए या तो आप यादाश्त बोलिए। मेमोरी का ये आप क्या क्या होता है, मतलब जो हिंदी नाम होता है वो स्मृति या यादाश्त होता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मेमोरी दिया हुआ है, और मेमोरी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंप्यूटर में जब हम कोई भी डाटा अस्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर करते हैं तो कंप्यूटर की मेमोरी में सेव होता है। कंप्यूटर में जब हम कोई भी डाटा अस्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर करते हैं तो वह कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होता है। इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि मेमोरी वह प्लेस है जहां पर हम अपने डेटा को अस्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर कर पाते हैं। दो तरीके से डेटा आपका स्टोर होता है आपकी कंप्यूटर में। एक आपका होता है अस्थायी और एक आपका होता है अस्थायी। अगर इंग्लिश में बात करें तो हम बोल सकते हैं कि टेम्पोररी। टेम्पोररी का मतलब होता है अस्थायी, और परमानेंटली का मतलब होता है अस्थायी। ये दो रूपे में हम डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं। और यहाँ पे लिखा भी है कि मेमोरी वह प्लेस है जहां पे अस्थायी या अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करते हैं, और मेमोरी में स्टोर किया गया डाटा 0 या 1 के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और 0 तथा 1 को संयुक्त रूप से बाइनरी डिजिट यानी कि बीट कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर जो हमारी होती है वो बाइनरी लैंग्वेज को ही समझ पाती है, और 0 और 1 को संयुक्त रूप से बाइनरी डिजिट यानी कि बीट कहा जाता है। जो हमारी कंप्यूटर को मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई होती है, वो सबसे छोटी इकाई आपका बीट होता है। और यहाँ पे लिखा भी है यह बीट कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई होती है। बीट, एक जो बीट होता है वो कंप्यूटर को मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई होती है। उसके बाद भी बहुत सारे मात्रक हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 8 बीट अगर मिलते हैं तो एक बाइट बनाते हैं, जो कि एक कैरेक्टर लेटर डिजिट सिंबल को स्टोर करने के लिए आवश्यक मेमोरी होता है। और कह रहा है कि कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की विभिन्न यूनिट्स निम्नलिखित है। यहाँ पे कौन से हम मात्रक के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सारा मात्रक आपका दे रखा है। अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि सबसे छोटी मात्रक का नाम क्या होता है, बीट होता है। 0 और 1 को संयुक्त रूप से बाइनरी डिजिट कहा जाता है, जिसको हम बीट के नाम से बोलते हैं। और ये हमारी कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी होती है। कंप्यूटर को मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई बीट होता है। ऐसे ही अगर 4 बीट आपका मिलता है तो 1 निबल बनता है, और ऐसे ही अगर आपका 8 बीट्स मिलता है तो 1 बाइट बनता है, और 1024 बाइट्स मिलता है तो 1 केबी बनता है, और 1024 केबी मिलता है तो 1 एमबी बनता है, और 1024 एमबी मिलता है तो 1 जीबी बनता है, और 1024 जीबी मिलता है तो 1 टीबी बनता है। टीबी का मतलब टेराबाइट, और जीबी का मतलब गीगाबाइट, और एमबी का मतलब मेगाबाइट। क्या चीज? टीबी टेराबाइट होता है, जो सबसे लास्ट होता है, लार्जेस्ट होता है। ये बड़ा होता है, इससे भी बड़ा होता होगा, लेकिन लास्ट आप यहाँ तक समझिए टेराबाइट तक, यहाँ तक हम लोग को पढ़ना। इससे बहुत बड़े बड़े मात्रक हैं, ऐसा चीज नहीं इससे बड़ा नहीं होगा। इससे बड़े भी मात्रक हैं, लेकिन हमको यहीं तक पढ़ना है, टेराबाइट तक। सबसे छोटी की बात करें, बीट होता है। चलिए, तो यहाँ पे मैंने आपको केवल मेमोरी के यूनिट के बारे में आपको बताया, और मेमोरी के बारे में बताया। मेमोरी के बारे में मैंने अभी आपको बताया है कि कंप्यूटर में जब हम कोई भी डाटा अस्थायी या अस्थायी रूप से स्टोर करते हैं तो वो हमारी कंप्यूटर की मेमोरी में जाकर के स्टोर होता है। दो रूपे में डेटा स्टोर होता है, एक आपका अस्थायी और दूसरा अस्थायी। और यहाँ पे मात्रा के बारे में मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो बीट होती है। अब चलिए, अब क्वेश्चन ये बनता है कि मेमोरी कितने प्रकार का होता है।
जैसे मोबाइल हम खरीदने जाते हैं तो उसमें ये पता जरूर करते हैं कि रैम कितने जीबी का है और रोम कितने जीबी का है, एक्सटर्नल कितना है, इंटरनल कितना है। और जितना हाई एक्सटर्नल और इंटरनल होता है उसके हिसाब से पैसा भी हमको देना पड़ता है। 2 GB है तो थोड़ा सा कम चार्ज होगा, 8 GB है तो ज्यादा दाम होगा। समझ में आ रहा है ना? तो वो मेमोरी के हिसाब से आपको पैसा पेमेंट करना होता है। सेम वही मेमोरी की बात हो रही है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे मेमोरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे दिया है टाइप्स ऑफ मेमोरी, यानी कि मेमोरी आपके कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे पूरा इसका स्ट्रक्चर दिया है। देखिए मेमोरी मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। एक आपका प्राइमरी मेमोरी होता है जिसको इंटरनल मेमोरी के नाम से जानते हैं, और एक आपका एक्सटर्नल मेमोरी होता है जिसको हम इंटरनल मतलब हम सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है ना? एक आपका प्राइमरी मेमोरी और दूसरा आपका सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम इंटरनल मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का दूसरा नाम एक्सटर्नल मेमोरी। ये 2 प्रकार की मेमोरी का स्ट्रक्चर जो भी प्रेजेंट में आप देख रहे हैं, इसमें भी कई प्रकार के मेमोरी आते हैं। जैसे देखिए इसमें सीपीयू मेमोरी भी आता है और मेन मेमोरी भी आता है। तो सीपीयू मेमोरी में 2 प्रकार का मेमोरी, एक आपका रजिस्टर मेमोरी और दूसरा आपका केस मेमोरी। वैसे ही अगर हम मेन मेमोरी के बारे में बात करें तो इसमें आपका रैम आता है और रोम आता है। तो रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसमें 2 प्रकार का रैम आता है, एक आपका डायनेमिक रैम और एक आपका स्टैटिक रैम, जिसको शॉर्ट में टी रैम के नाम से जाना जाता है और यस रैम के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे रोम के बारे में बात करें तो रोम में 3 प्रकार का रोम आता है, एक आपका दिया है बी रोम, एक आपका आता है ईपी रोम और एक आपका आता है ईईपी रोम। तो अगर हम पी रोम के बारे में बात करें तो पी रोम का पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ईपी रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद से ईपी रोम के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। समझ में आ रहा है ना? और बाकी सेकेंडरी मेमोरी का बहुत सारा नाम यहाँ पे दिया हुआ है, एक एक करके हम पढ़ेंगे कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, डी रैम क्या होता है, पी रोम क्या होता है, ई पी रोम क्या होता है। ये सबका अलग अलग प्रेजेंटेशन यहाँ पे बना हुआ है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में बात करें तो किस मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी बोल सकते हैं, या प्राइमरी मेमोरी का वर्क क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला स्ट्रक्चर हमारे सामने दिया हुआ है प्राइमरी मेमोरी, जिसको किस नाम से जाना जाता है? इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में बात करें तो प्राइमरी मेमोरी होता क्या है। देखिए इसमें बताया जा रहा है प्राइमरी मेमोरी के बारे में, कह रहा है कि प्राइमरी मेमोरी प्रोसेसर के साथ वर्क करती है। किसके साथ? प्रोसेसर के साथ वर्क करती है। और कह रहा है कि प्रोसेसर जब डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है तो उस टाइम हुआ जिस मेमोरी को यूज कर रहा होता है वो सभी प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। और फिर कह रहा है कि यह प्रोसेसर के सप्लीमेंट यानी कि सहायक रूप में प्रयोग की जाती है जो प्रोसेसर को सपोर्ट करती है। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है या फिर प्रोसेसर के साथ यूज होती है, इसे हम प्रोसेसर का पार्ट भी कह सकते हैं। अब बात आती है कि सर प्रोसेसर होता क्या, क्योंकि जब तक प्रोसेसर के बारे में आपको समझ में आएगा नहीं तब तक प्राइमरी मेमोरी क्या समझ में आएगी। समझ में आ रहा है ना? तो ये देखिए अगर हम प्रोसेसर के बारे में बात करें तो ये प्रोसेसर पाया जाता है सीपीयू के अंदर। कहाँ पे पाया जाता है? सीपीयू के अंदर। क्योंकि सीपीयू में आपने नाम सुना होगा मदरबोर्ड के बारे में, उसी मदरबोर्ड में सीपीयू में उसी सीपीयू के मदरबोर्ड में आपके प्रोसेसर भी पाया जाता है, और उसी प्रोसेसर के साथ आपका ये प्राइमरी मेमोरी काम करता है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कह रहा है कि प्रोसेसर जब डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है तो उस टाइम हुआ जिस मेमोरी को यूज कर रहा होता है वो सभी आपके प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। इसमें भी कई प्रकार की मेमोरी, आपका रैम आता है, रोम आता है, केस आता है, वर्चुअल मेमोरी आता है, ऐसे बहुत सारे प्राइमरी मेमोरी में आते हैं। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन कि रैम क्या होता है। अभी तो मैंने प्राइमरी में के बारे में बताया, स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या क्या बताया। देखिए पहले तो आप ये जानिए कि मेमोरी होता कितने प्रकार का है, जैसे कि मेमोरी को आप कैसे पहचान पाएंगे। देखिए यहाँ पे इतने सारे मेमोरी का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए इतने सारे मेमोरी का नाम दिया हुआ है, ये सब एक प्रकार की मेमोरी है। इसमें कुछ सेकेंडरी मेमोरी भी है और कुछ प्राइमरी मेमोरी भी है। जैसे देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है सबसे पहले ये है आपका एचडीडी, इसके बाद से आपका एसएसडी दिया है, इसके बाद से फ्लैश ड्राइव दिया है, फिर आपका सीडी दिया है, फिर आपका रोम दिया है, डिस्केटी दिया है, एक्सटर्नल एचडीडी दिया है, रैम दिया है। ये सब एक प्रकार के मेमोरी क्या है? मेमोरी। और इन्हीं मेमोरी के बारे में हमको पढ़ना है।
तो जैसे कि मैंने अभी आपको प्राइमरी मेमोरी के बारे में बताया कि प्राइमरी मेमोरी कार्य तो करता है लेकिन किसके साथ, प्रोसेसर के साथ, प्रोसेसर के साथ। और ये प्रोसेसर जुड़ा होता है कहाँ पे, हमारी सीपीयू में, मदरबोर्ड से जुड़ा होता है, उसी के साथ हमारी प्राइमरी मेमोरी काम करता है। अब देखिए सबसे पहले हम बात करें तो प्राइमरी मेमोरी भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आपका दिया है, ये आपका लिखा हुआ है यहाँ पे रैम लिखा हुआ है। तो जैसे कि रैम के बारे में बात करें तो अभी रैम के बारे में मैंने आपको बताया कि रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और किस प्रकार का मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी। क्यों, क्योंकि इसके अंतर्गत ये सारी मेमोरी आपके आते हैं, जैसे कि आपका रैम हो गया, फिर आपका रोम हो गया, केस मेमोरी हो गया और वर्चुअल मेमोरी हो गया। अब इसमें सबसे पहले हम बात करें प्राइमरी मेमोरी में रैम के बारे में, तो रैम को हम कैसे समझ सकते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, दो प्रकार का रैम दिया है, एक आपका लैपटॉप का रैम है और एक आपका डेस्कटॉप का रैम। तो जो डेस्कटॉप की रैम होती है वो लैपटॉप की रैम से क्या होती है, बड़ी होती है। समझ में आ रहा है ना। जो यहाँ पे डेस्कटॉप का जो रैम दिया है, डेस्कटॉप की रैम लैपटॉप की रैम की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा होता है, और वही लैपटॉप का रैम आपका छोटा होता है। इसमें भी कई प्रकार के आते हैं, 2 GB का है, 4 GB का है, 8 GB का है। समझ में आ रहा है ना। तो ये सब रैम, और रैम के बारे में बात करें तो रैम को किस प्रकार की मेमोरी बोला जाता है, रैम का क्या वर्क होता है। तो देखिए आप स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, इसे मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। किसे, रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्योंकि बिना इसका कोई काम संभव नहीं। लिखा भी है, इसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है क्योंकि कंप्यूटर में हम जो कुछ भी वर्किंग करते हैं, जो भी डेटा आप इनपुट करते हैं, ओपन करते हैं, वो सारी वर्किंग रैम के ऊपर होती है। किस पर होती है, रैम के ऊपर होती है। स्क्रीन पर आप जो कुछ भी देख पा रहे हैं वो सब रैम पर होता है। हम जो कुछ भी टाइपिंग करते हैं या वीडियो देखते हैं या जो भी वर्किंग करते हैं वो सब रैम पर होता है। और कह रहा है कि कीबोर्ड या माउस से हम जो भी डेटा इनपुट करते हैं सबसे पहले रैम में स्टोर होता है, फिर कह रहा है कि उसके बाद से अलग अलग मेमोरी में ट्रांसफर किया जाता है, इसलिए रैम को मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ रहा है ना। जैसे कि मान के चलिए कि आप प्रॉपर तरीके से हम बात करें तो अभी आप लैब में जाएंगे, अभी कंप्यूटर पे बहुत सारा वर्क, आप सिस्टम को चालू करेंगे, अपने कीबोर्ड से कोई डेटा आप इनपुट कराएंगे या जो भी वर्किंग आप करेंगे अपनी कंप्यूटर में, वो सबसे पहले आपके रैम के ऊपर होती है। कोई भी एनी वन कोई भी आप अपनी कंप्यूटर में वर्क करते हैं वो सबसे पहले रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टोर होता है। ये रैंडम एक्सेस मेमोरी का ही देन है कि हम आसानी तरीके से अब प्रेजेंट में डिस्प्ले देख पा रहे हैं, ये रैम का ही देन है। जो भी आप सिस्टम पे वर्किंग करेंगे वो सब रैंडम एक्सेस मेमोरी पे होता है, इसीलिए इसको मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। आप खुद सोचिए, क्या अगर आपके सिस्टम में रैम नहीं लगा रहे हैं कुछ काम कर पाएंगे, तो मेन मेमोरी नाम दे सकते हैं। बोलिए सही है। इसमें कहा गया कुछ भी आप वर्किंग करेंगे वो सबसे पहले रैम पे होता है, या तो आप कोई वीडियो चला रहे हैं, या आप किसी डेटा को इनपुट करा रहे हैं, या एनीवन कोई भी आप वर्किंग करेंगे वो सबसे पहले रैम पे होता है। अब चलिए रैम का दूसरा नाम क्या है, और भी रैम का क्या काम है, तो देखिए इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। कह रहा है कि रैम को टेम्पोररी मेमोरी भी कहा जाता है। रैम एक ही, लेकिन अभी मैंने आपको बताया मेन मेमोरी। मेन मेमोरी से क्यों जाना जाता है, क्योंकि बिना उसका कोई काम ही संभव नहीं है। अब क्वेश्चन आ गया टेम्पोररी मेमोरी। अब टेम्पोररी मेमोरी क्यों बोला जाता है, तो यहाँ पे लिखा है क्योंकि इसमें जो भी डाटा आप स्टोर किया जाता है वो परमानेंट बेस पर सेव नहीं होता है। समझ में आ रहा है, इसमें जो भी डेटा आप सेव करेंगे वो परमानेंट नेचर में स्टोर नहीं हो। परमानेंट मतलब अस्थाई। समझ में आ रहा है ना। इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो भी हम डेटा इसमें सेव करेंगे वो परमानेंट डेटा आपका सेव नहीं होता है, इसीलिए रैम को टेम्पोररी मेमोरी भी बोला जाता है। और जैसे टेम्पोररी का मतलब होता है कि काम चलाने भर का, बोला जाता नहीं है टेम्पोररी वर्क के लिए रखा हुआ है। तो इसका वर्क बस यही है कि थोड़े समय के लिए आपका डेटा स्टोर करके रखेगा, लेकिन कब आपका डेटा डिलीट हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती। और यहाँ पे लिखा भी है कि अगर बीच में लाइट चली जाती है तो आपका डेटा लॉस हो जाता है। जैसे कि मान के चलिए आप लैब में गए और आपने कोई सॉफ्टवेयर ओपन किया, प्रॉपर तरीके से आप उस पर काम कर रहे हैं, और अचानक से आपका सिस्टम बंद हुआ तो वो डेटा आपका लॉस हो जाता है, फिर आपका डेटा रिटर्न नहीं मिलता। अब ऐसे क्वेश्चन बनती है कि वो डेटा फिर स्टेबल कहाँ पे रहता है, तो वो डेटा तब तक स्टेबल रहेगा जब तक कि आप प्रॉपर काम करेंगे, जब तक आपका सिस्टम ऑफ नहीं होगा तब तक वो डेटा आपको दिखाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी पे। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि दूसरे शब्दों में लिखा भी है
कह रहा है कि यहाँ पे लिखा परमानेंट बेस पर सेव नहीं होता है, अगर बीच में लाइट चली जाती है तो हमारा डेटा लॉस हो जाता है। लॉस होने से पहले अगर वो डेटा अगर आपको दिखा रहा है तो आप ये समझिए कि वो प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी पे ही दिखा रहा है। ऐसा प्रॉब्लम होता भी है, मान के चलिए कि लाइट कटा, आपका सिस्टम बंद हो गया, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आई, आपका सिस्टम बंद हो गया, तो वो डेटा आपका रिकवर नहीं हो पाता। अब चलिए इसके बाद से लिखा हुआ है कि रैम को वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। देखिए रैम एक ही है, लेकिन मैंने मेन मेमोरी को समझाया। इसके बाद से टेम्पोररी मेमोरी, अब इसके बाद से कौन सा शब्द आ गया? वोलाटाइल मेमोरी। अब ऐसे भी क्वेश्चन बन सकती है कि सर वोलाटाइल मेमोरी क्यों बोला जाता है, तो यहाँ पे लिखा भी है कि वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है क्योंकि पावर जाने के बाद आपका डेटा लॉस हो जाता है। अगर कोई फाइल सेव नहीं है तो वह डिलीट भी हो जाती है। समझ में आ रहा है ना? अगर कोई फाइल हमने सेव करके नहीं रखा तो वो डिलीट भी हो जाती है। कह रहा है कि जब हम किसी भी फाइल को सेव करते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी यानी हार्ड डिस्क पर जाकर के सेव होता है। तो परमानेंट में ये होता है कि अगर आप अपना डेटा एचडीडी में सेव करते हैं, एचडीडी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का बहुत ही मेन पार्ट है जिसको हम हार्डवेयर के नाम से जान सकते हैं। ये सेकेंडरी मेमोरी है, बहुत ही यूजफुल मेमोरी है। इसका प्रयोग हमारी कंप्यूटर में बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है। किस रूप में है? तो डेटा को परमानेंट नेचर में स्टोर करने के लिए, और जब तक आप डिलीट नहीं करेंगे तब तक इसमें का डेटा आपका डिलीट नहीं होता है। और फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि रैम को हम डिस्प्ले मेमोरी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि स्क्रीन पर आप जो कुछ भी देख पा रहे हैं वो सब रैम पर ही होता है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि इसीलिए इसे डिस्प्ले मेमोरी भी कहा जाता है, और कभी कभी इसे फिजिकल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए रैम एक ही है, लेकिन मेन मेमोरी के नाम से, डिस्प्ले मेमोरी के नाम से, फिजिकल मेमोरी के नाम से, टेम्पोररी मेमोरी के नाम से, वोलाटाइल मेमोरी के नाम से, ये सारे नाम से केवल रैंडम एक्सेस मेमोरी को जाना जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? और ये भी दो प्रकार का होता है। देखिए इसको भी दो भागों में बांटा गया, एक आपका आता है डी रैम और एक आपका आता है एस रैम। फिजिकल के बारे में अगर हम बात करें तो इस पे कुछ भी हम वर्किंग करते हैं फिजिकली करते हैं। स्टार्टिंग में जो भी वर्किंग करते हैं आप फिजिकली करते हैं। जैसे कि आपने डेटा इनपुट कराया, फिजिकल, आपने कोई डेटा प्रोवाइड किया, आपने सिस्टम को चालू किया, फिजिकली तो बोल सकते हैं इसको। इसलिए इसको फिजिकल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। ये दो प्रकार का होता है, एक आपका डी रैम और दूसरा आपका एस रैम। तो डी रैम का पूरा नाम होता है डायनेमिक रैम और एस रैम का पूरा नाम होता है स्टैटिक रैम। अब ये दोनों मेमोरी के बारे में समझना भी, ये किस प्रकार की मेमोरी है, तो ये भी रैम के अंतर्गत आता है। इसका वर्ग क्या है? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आता है डी रैम, स्पॉट में डी रैम, पूरा नाम डायनेमिक रैम। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, कह रहे कि डायनेमिक रैम को एक निश्चित समय अंतराल के बाद रिफ्रेशमेंट की जरूरत होती है और यह स्लोअर और डायनेमिक नेचर का होता है। ये बहुत ही स्लो काम करता है और डायनेमिक नेचर का भी होता है। इसका नेचर डायनेमिक होता है क्योंकि नाम से स्पष्ट है। और फिर यहाँ पे लिखा है इस रैम में प्रोसेसिंग भी स्लो होती है। इस रैम में प्रोसेसिंग भी स्लो होती है और इस रैम में पावर भी ज्यादा कंज्यूम होता है। मतलब ये ऐसा रैम है जो पावर भी बहुत ज्यादा मात्रा में लेता है। और फिर यहाँ पे लिखा है ये सस्ती मेमोरी है। अगर काम करने की कैपेसिटी स्लो है तो क्या इसका रेट महंगा होगा? इसका रेट भी सस्ता होता है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि डी रैम एक साधारण रैम होता है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में रैम मेमोरी के रूप में किया जाता है और यह चार्ज के रूप में डेटा को स्टोर करता है। चार्ज बोले तो एक मात्रक, एक स्टोरेज का मात्रक, स्टोरेज का एक माध्यम जो डेटा को स्टोर करने का काम करता है। यह चार्ज के रूप में डेटा व सूचनाओं को स्टोर करता है। जैसे कि डी रैम की बात करें तो डी रैम में अगर हम कोई डेटा रखते हैं तो वो डेटा सेव करता है और वो डेटा का जो मात्रक होता है वो हमारा चार्ज होता है, चार्ज के रूप में डेटा को स्टोर करने का काम करता है। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी खास बात यह है कि यह बहुत जल्दी जल्दी रिफ्रेश होता है। अब बताइए, जब बहुत जल्दी जल्दी रिफ्रेश होगा तो क्या काम बेहतर कर पाएगा? वैसे इसकी प्रोसेसिंग स्लो होगी, और जब प्रोसेसिंग स्लो होगा तो दाम भी तो स्लो होगा। समझ में आ रहा है ना? और यहाँ पे लिखा भी है कि यह 1 सेकंड में लगभग हजारों बार रिफ्रेश होता है। सोचिए, ये ऐसा मेमोरी है जो 1 सेकंड में लगभग हजारों बार रिफ्रेश होता है। 1 सेकंड की बात हो रही है, अभी मिनट आप छोड़ दीजिए। समझ में आ रहा है ना? तो जब इतना फास्ट मेमोरी आपका रिफ्रेश होगा तो क्या डेटा को कहाँ वो स्टोर कर पाएगा? स्टोर तो करेगा, लेकिन इसकी जो कास्ट हो गए वो महंगे महंगे नहीं होंगे, सस्ते होंगे। और प्लस ये जब बार बार रिफ्रेश करेगा तो पावर की रिक्वायरमेंट आएगी, इसलिए पावर ये ज्यादा कंज्यूम करता है। और यहाँ पे लिखा भी है, देखिए कह रहा है कि रिफ्रेश हो जाता है तथा प्रत्येक बार रिफ्रेश होते समय या पहले के कंटेंट्स को मिटा करके वापस लाता है।
हाँ देखिए, कह रहा है कि इसकी खास बात यह है कि यह बहुत जल्दी जल्दी रिफ्रेश होता है, और रिफ्रेश का अर्थ है मेमोरी चिप को विद्युत आवेशित करना। इसमें जो मेमोरी का जो चिप होता है उसमें जो विद्युत होता है उसको आवेशित करता है, अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है। और फिर यहाँ पे लिखा है लगभग यह 1 सेकंड में लगभग हजारों बार रिफ्रेश होता है। और कह रहा है कि ये जितने बार रिफ्रेश होता है उतने बार ये पहले के कंटेंट्स को मिटा करके पुनः वापस लाने का काम करता है। और यहाँ पे लिखा भी इसके जल्दी जल्दी रिफ्रेश होने के कारण इसकी गति क्या होती है, कम होती है। और कह रहा है कि क्योंकि यह जब रिफ्रेश हो रहा होता है तो सीपीयू ना तो किसी डेटा को रीड कर पाता है और ना तो किसी डेटा को राइट कर पाता है। रीड और राइट तभी करेगा जब प्रोसेसिंग स्लो होगा। जब फास्ट प्रोसेसिंग होगा तो हमारा सीपीयू ना तो किसी डेटा को पढ़ पाएगा ना तो किसी डेटा को आपका लिख पाएगा, तो रिजल्ट भी वैसा ही देगा जैसा वो पढ़ेगा और लिखेगा। चलिए, ये हमारा डी रैम रहा। इसके बाद से हमारा आता है यस रैम। इससे ठीक विपरीत आपका यस रैम होता है। अब क्या लिखा हुआ है, यस रैम में डेटा बिट्स के रूप में सेव होता है। और कह रहा है कि यह एक फास्ट मेमोरी है और इसका नेचर स्टैटिक होता है। और कह रहा है कि यह डी रैम की अपेक्षा महंगा होता है। क्यों? क्योंकि इसकी काम करने की कैपेसिटी डी रैम की अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा होता है। और फिर यहाँ पे लिखा है कि यह कम पावर भी कंज्यूम करता है, ये ज्यादा पावर कंज्यूम करने की रिक्वायरमेंट में नहीं है। फिर लिखा हुआ है कि यह रैम एक विशेष रैम होता है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में केस मेमोरी के रूप में किया जाता है। एक शब्द आपको मिला केस मेमोरी, ये आगे की प्रेजेंटेशन में अभी आएगा, घबराइएगा मत इससे आप लोग कि केस मेमोरी होता क्या है, क्योंकि अभी मैं प्रेजेंटेशन से आपको बताऊंगा केस मेमोरी के बारे में। यहाँ पे लिखा भी है कि यह रैम जो होता है एक विशेष रैम होता है और जिसका प्रयोग कंप्यूटर में केस मेमोरी के रूप में किया जाता है, और यह वोल्टेज के रूप में डेटा व सूचनाओं को स्टोर करता है। देखिए दोनों में अंतर क्या है। अभी मैंने आपको डी रैम में बताया चार्ज के रूप में, लेकिन ये किस रूप में स्टोर करेगा, वोल्टेज के रूप में डेटा को स्टोर करेगा। और फिर कह रहा है कि इसकी खास बात यह है कि ये डी रैम की तरह रिफ्रेश नहीं होता है। अगर ये भी बार बार डी रैम की तरह रिफ्रेश होता तो क्या इसकी गति फास्ट हो पाती? बोलिए। तो अगर फास्ट नहीं है तो ये समझिए कि वो आपका डी रैम है, क्योंकि डी रैम में बार बार रिफ्रेश होता है और यस रैम में बार बार रिफ्रेश नहीं होता है। और यहाँ पे लिखा भी है क्योंकि रिफ्रेश नहीं होता है इसी कारण इसकी गति अधिक होती है, क्योंकि सीपीयू को रीड और राइट ऑपरेशन करने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि रिफ्रेश कम होता है। जब रिफ्रेश कम होगा तो सीपीयू आसानी तरीके से किसी भी डेटा को रीड कर पाएगा और राइट भी कर पाएगा, इसलिए इसमें प्रोसेसिंग हमारा जो होता है ये फास्ट होता है। और यहाँ पे लिखा भी है किंतु यह बहुत महंगा होता है। क्यों? काम करने की कैपेसिटी ज्यादा है। कह रहा है कि इसीलिए इसका प्रयोग स्पेशल पर्पज के कंप्यूटर में रैम के रूप में किया जाता है। मैं आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ाऊंगा, उसी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में आपका ये स्पेशल पर्पज के कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है जिसमें स्टैटिक रैम का ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सबको समझ में आया? तो फिर इतना फास्ट क्यों बोल रहे हैं? यस सर, यस सर, समझ में आया? चलिए, इसके बाद से अगला मेमोरी हमारे पास आता है, ये हमारा है रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम रोम के नाम से भी जानते हैं। अभी केस के बारे में इसके बाद आएगा। यहाँ पे आता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी ऐसा मेमोरी जिसको हम केवल रीड कर सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। और देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि यह रीड ओनली मेमोरी है जिसमें स्टोर डेटा को हम केवल रीड कर सकते हैं। और कह रहा है कि रोम को बायोस चिप भी कहा जाता है। कह रहा है कि रोम में बायोस की सेटिंग इंस्टॉल करके रखी जाती है, और बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सेटिंग। कह रहा है कि जब सिस्टम ऑन होता है तो कह रहा है कि उस समय पावर और अन्य इनपुट आउटपुट कंपोनेंट की चेकिंग की जाती है। जैसे आप लैब में जाते हैं और आप सीपीयू में स्टार्ट बटन दबाते हैं, कुछ प्रोसेसिंग होता है, बोलिए। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि रूम को बायोस सेटिंग इंस्टॉल करके रखी जाती है, और रूम का यहाँ पे बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सेटिंग। कह रहा है कि जब सिस्टम ऑन होता है तो उस समय पावर और अन्य आउटपुट इनपुट आउटपुट कंपोनेंट की चेकिंग की जाती है, वो अपने आप की कंपोनेंट की चेकिंग करता है। और फिर कह रहा है कि जिसे पावर ऑन सेल्फ टेक्स्ट पोस्ट कहा जाता है। और कह रहा है कि जिसके अलावा हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस होता है। मतलब सबसे पहले आप लैब में गए और आपने सिस्टम को स्टार्ट किया, सिस्टम को स्टार्ट होते ही क्या आपका पूरा सब कुछ आ जाता है? थोड़ा सा प्रोसेसिंग करता है, थोड़ा सा वो बूटिंग करता है। और बूटिंग मीन्स होता क्या है? तो यहाँ पे लिखा है कि बूटिंग का मतलब होता है कि लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू प्राइमरी मेमोरी। यानी कि जो हमारे कंप्यूटर की जो क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है
वो कह रहा है कि सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में ट्रांसफर होता है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी में जब तक ट्रांसफर नहीं होगा तब तक आप डिस्प्ले क्या देखेंगे, और जब तक आप डिस्प्ले नहीं देखेंगे तो रैम का मतलब क्या हुआ। रैम के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि डिस्प्ले मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये करता क्या है, जो सेकेंडरी मेमोरी का जो डेटा होता है, जो हमारी क्या होती है ऑपरेटिंग सिस्टम होती है सेकेंडरी मेमोरी में, उसको ये डायरेक्टली ट्रांसफर करने का काम करता है प्राइमरी मेमोरी में। और प्राइमरी मेमोरी का नाम पता ही है, डिस्प्ले मेमोरी बोला जाता है, क्योंकि जब तक ये ट्रांसफर नहीं होगा तब तक आपको डिस्प्ले में क्या दिखेगी, इसलिए दिखाए डिस्प्ले। इसलिए आप ये समझिए कि प्राइमरी मेमोरी है, यानी कि ये डेटा सेकेंडरी मेमोरी से ट्रांसफर करके प्राइमरी मेमोरी पे लाता है, जो कि आपको आसानी तरीके से डिस्प्ले पे दिख जाता है। तब आप जीआईटी पासवर्ड डालने का काम किससे करते हैं, कीबोर्ड से करते हैं। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, और आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि हमारा सिस्टम तो चालू हो गया लेकिन पासवर्ड की रिक्वायरमेंट है। इनपुट करा रहे हैं, लेकिन किस पे करा रहे हैं, रैम पे करा रहे हैं, रैम पे ही तो हो रहा है, डिस्प्ले दिख रहा है। तो अब यहाँ पे चूंकि बायोस का मतलब ये होता है बेसिक इनपुट आउटपुट कंपोनेंट सेटिंग, मतलब यहाँ पे लिखा भी है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सेटिंग। कह कि जब हम सिस्टम को चालू करते हैं उस समय पावर, हमारे कंप्यूटर में पावर मिलना चाहिए, और अन्य जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, जो भी पार्ट्स पुर्जे होते हैं, उसकी चेकिंग की जाती है, ये सही है कि गलत। अब मान के चलिए पावर मिले है ना, हमारा सिस्टम चालू हो जाएगा, कोई कंपोनेंट्स खराब हो हमारा सिस्टम चालू हो जाएगा। तो सबसे पहले ये क्या करता है, चेक करता है, उसी को हम बायोस बोलते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब यहाँ पे लिखा भी है, देखिए कह रहा है कि यह नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, इसका भी एक और नाम आ गया नॉन वोलाटाइल, और रैम को वोलाटाइल, दोनों में अंतर समझिएगा। अगर रैम को वोलाटाइल बोला गया है तो क्यों, और रोम को नॉन वोलाटाइल बोला जा रहा है तो क्यों। तो यहाँ पे लिखा है, कह रहा है कि नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है क्योंकि इसमें रखा डेटा हम केवल रीड कर सकते हैं, इसमें ना तो एडिट कर सकते हैं ना ही डिलीट कर सकते हैं। और रोम को फर्मवेयर भी कहा जाता है। रोम के टोटल 3 नाम, एक तो रोम ऑलरेडी दिया है, इसको फर्मवेयर के नाम से भी जाना जाता है, और इसको नॉन वोलाटाइल के नाम से भी जाना जाता है। तो नॉन वोलाटाइल क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस पे रखा हुआ डेटा में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, हाँ केवल पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें कोई एडिटिंग नहीं किया जा सकता। अब इसमें भी कितने प्रकार की मेमोरी, 3 प्रकार की मेमोरी, पी रोम, ई पी रोम और ई पी रोम। देखिए सबसे पहला आता है पी रोम। ये पी रोम का स्ट्रक्चर है जो आपके सामने दिख रहा है। पी रोम का पूरा नाम क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि रोम में इंस्टॉल डेटा को हम केवल रीड कर सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया, उसके डेटा में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ समय बाद इस तकनीक में थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया, जैसे समय आगे बढ़ा इसके परिवर्तन कर दिया गया, और कह रहा है कि कुछ ऐसी रूम आने लगी जिसको हम बाद में रीप्रोग्राम कर सकते थे। ऐसी रूम को पी रूम कहा जाता है, लेकिन ऐसा सिर्फ हम एक ही बार कर सकते थे। जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि जो हमारा रोम होता है, रोम में इंस्टॉल डेटा को हम केवल पढ़ सकते हैं, उसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकते। लेकिन बाद में इस प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज किया, और बाद में हमारे पास पी रोम आया, जो पहले से ब्लैंक होता था, उसमें हम एक बार नया प्रोग्राम डाल सकते थे, वो भी मात्र एक ही बार प्रोसेस हम कर पाते थे। वो एक प्रकार का हमारा पी रोम होता है। समझ में आया। अब चलिए इसके बाद से कौन सा रोम, ई पी रोम। और ई पी रोम का मतलब ये है, यहाँ पे लिखा भी है कि कुछ समय बाद ऐसी रोम बनाई गई जिससे हम पहले से भरे प्रोग्राम को हटा करके उसमें पूरा प्रोग्राम भर सकते थे, और पी रोम में हम किसी ब्लैंक रूम में प्रोग्राम राइट करते थे। मैंने अभी आपको बताया कह रहा है कि जबकि ई पी रोम में हम पहले से भरे प्रोग्राम को हटा करके उसमें पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ हम एक ही बार कर सकते हैं। जैसे 2 प्रकार की बात हो रही है, अभी पी रोम के बारे में मैंने आपको बताया, और दूसरा, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है। पहले तीनों जो आता रहा उसको वो निर्देशक के द्वारा निर्माता के द्वारा फिक्स कर दिया था, उसको एडिट नहीं किया जाता। जब तक पहले सिस्टम संचालित करते हुए अपडेट कर दिए ई पी रोम में साथ देखिए अभी मैंने आपको पी रोम के बारे में बताया। पी रोम का मतलब ये होता है कि ये पहले से ब्लैंक रोम होता था, इसमें पहले से कोई प्रोग्राम भर करके नहीं रखा गया होता था। इसमें लिखा हुआ है ना, पी रोम ब्लैंक रोम होता था, और बाद में इसमें हम प्रोग्राम डाल सकते थे, लेकिन मात्र एक ही बार डाल सकते थे। सेम वैसे ही हमारे पास दूसरा रोम आया जिसको हम ई पी रोम नाम दिए, और ई पी रोम में पहले जुड़ा हुआ है रेजबल।
इरेजेबल का मतलब होता है मिटाना। ऐसी रोमाई जिसमें रखा हुआ डेटा, जिसमें रखा हुआ प्रोग्राम आप डिलीट करके एक नया प्रोग्राम आप डाल सकते हैं, लेकिन मात्र सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अब इसके बाद से आता है ईईपी रूम। ईईपी रूम, अब ये क्या है? इसमें आपको जितने बार मर्जी उतने बार पुराने डेटा को डिलीट करिए और जितने बार मर्जी उतने बार नए डेटा को आप डालिए। समझ में आ रहा है ना? तो ये आपका ईईपी रूम है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। यहाँ पे लिखा भी है, यह एक ऐसी रूम है जिसे हम जितनी बार भी चाहे रिप्रोग्राम कर सकते हैं, अर्थात पुराने प्रोग्राम को हटा करके जितनी बार भी चाहे न्यू प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। और प्रोग्राम राइट करने की इस प्रोसेस को बर्निंग कहा जाता है। एक प्रोसेस हो रहा है ना कि प्रोग्राम हम हटा रहे हैं फिर डाल रहे हैं, उसी प्रोसेस का नाम बर्निंग दिया जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। शेष आप लोग प्रैक्टिकल वही करिएगा जो मैंने कल वाला आपको बताया था, उससे भी टाइमिंग मिलेगा तो आप टाइपिंग करिए।